17 साल की लीजा होम्स एक लविंग एंड इंटेलिजेंट लड़की जिसका किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं था, अचानक से एक रात एक सेफ लोकेशन से गायब हो जाती है। उस रात लीजा के साथ हुआ क्या था, गई तो गई कहाँ? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी मेरी हिंदी के वजह से। अगर आप लोगों को मेरी हिंदी में कोई भूल चूक नज़र आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और दूसरी बात, आज मैं जो इंसिडेंट बोलने वाली हूँ वहाँ पर बहुत सारे स्वीडिश नाम आने वाले हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो स्वीडन का ही इंसिडेंट है। तो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीसा का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1998 में। वो स्वीडन की एक छोटी सी गांव स्क्लोफ्टे में पली बड़ी थी विद हर फैमिली। उसका नेचर बहुत ही केयरिंग एंड लविंग था। उसे एनिमल्स बहुत पसंद थे, गाना सुनना पसंद था और दोस्तों के साथ बातें करना भी उसे बहुत पसंद था। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल वो कैफे में एक जॉब लेती है। वो कैफे ब्लूमबेरी में था और ब्लूमबेरी गॉथनबर्ग का ईस्ट में एक छोटा सा गाँव था। उसके पापा ने तो उसका काम पे जाने के लिए एक मॉप्ड भी उसको खरीद के दिया था। और फर्स्ट 2 वीक्स लीजा अपने पापा के साथ ही काम पे जाती और पापा के साथ ही काम से लौटती। उसके पापा बेसिकली चाहते थे कि मेरा बेटी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगे अकेले जाने में और काम से लौटने में। तब तक वो बस अपने साथ जा रहे थे, विच वॉज मेरे ख्याल से तो बहुत ही सही डिसीजन था। ऑन 24 मई 2015 लीजा होम नाम का एक यूट्यूब चैनल से, जो कि लीजा का वाकई में अपना ही यूट्यूब चैनल था, एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिस वीडियो का टाइटल था 13। वो वीडियो बेसिकली 1 मिनट 1 सेकंड का काउंटडाउन था जो 50 सेकंड हिट करने पे स्टॉप हो जाता है। ऑन संडे 7 जून 2015 लीसा पहली बार के लिए अपने काम में अकेली जाती है। वो ठीक से पहुंच भी जाती है, सब कुछ ठीक ठाक था। वो कस्टमर्स के साथ हंस हंस के बातें भी कर रही थी, वो कॉलीग्स के साथ चैट भी कर रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। एट अराउंड 6 PM लीजा और उसके कॉलीग्स जो थे वो पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए। और एट अराउंड 6:23 PM लीसा अपने पापा को टेक्स्ट करती है कि हम काम से निकल रहे हैं और बहुत जल्दी हम घर भी पहुंच जाएंगे। इसके कुछ देर बाद ही लीसा का फोन से उसके पापा का फोन में एक कॉल भी जाता है। लीसा का पापा फोन उठाते भी है, लेकिन उसे फील होता है कि एक्सीडेंटली फोन लग गया होगा, शायद उसके पॉकेट में रहते रहते या फिर किसी तरीके से, क्योंकि लीसा के पापा को ना उनके को वर्कर्स की चीयरफुल वॉइसेस सुनाई दे रही थी। तो उनको कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा और वो फोन काट देता है। काश लीसा के पापा को पता होता दिस वॉज द लास्ट टाइम जब लीसा के पापा को लीसा का आवाज सुनाई दे रहा था। कैफे से लीसा को अपने घर पहुंचने में एट अराउंड 40 to 45 मिनट से लगना चाहिए था, क्योंकि ब्लूमबर्ग उसका लीसा का जो होम टाउन था वहां से 40 to 45 मिनट्स डिस्टेंस में ही था, ड्राइविंग डिस्टेंस में। तो लीसा को घर पहुंच जाना चाहिए था। 7:30 बज जाता है और लीजा तभी भी घर नहीं लौटता है। इससे ऑब्वियसली बात है, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगते हैं और उसके पापा लीजा को कॉल करना स्टार्ट करते हैं। लीजा एक भी बार फ़ोन नहीं उठा रही थी एंड जो कॉल था वो स्ट्रेट वॉइस मेल में चली जा रही थी। इससे लीजा का पापा को बहुत टेंशन होने लगता है। लीजा का पापा लीजा को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते। जिस रास्ते से होके लीसा घर आती थी उसका पापा उस रास्ते में बहुत ज़्यादा ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इवन उसका पापा रास्ते के आसपास पे जो गड्ढे होते हैं, नाले होते हैं, वहाँ पर भी ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था, शक हो रहा था कि शायद लीजा को एक्सीडेंट हो गया होगा। बट उसके पापा को लीजा का कोई साइन नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते लीसा के पापा कैफे भी पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कैफे के बाहर लीसा का मॉप रखा हुआ था। तो लीसा का पापा को लगता है कि लीसा यही आसपास होगी, बट जब वो और भी पास आके पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके मॉफ्ट में ना चाबी ऑलरेडी लगी हुई थी। इसका मतलब लीसा मॉफ्ट को कभी चालू ही नहीं किया और लीसा यहाँ से कहीं गई ही नहीं। उसके पापा फिर वो कैफे में और कैफे की सराउंडिंग एरिया में ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट उनको लीसा का कोई साइन नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा डर के वो पुलिस को कॉल कर देती है इमीडिएटली एंड एक केस दर्ज करवाती है कि लीसा इज मिसिंग। पुलिस इमीडिएटली पहुंच जाते हैं एंड प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पुलिस कैफे पहुंचते हैं और कैफे के एरिया को अच्छे तरीके से वो सर्च करते हैं, बट उनको लीसा का कोई साइन नहीं मिलता है। तो कोई भी लीसा को जानता था, उन सबको पता था कि लीसा तो भागने वालों में से थी नहीं। इसका मतलब क्लियर था कि ये एक एब्डक्शन का केस था, ना कि कोई रन अवे केस। पुलिस अपने जो पुलिस डॉग्स होते हैं उनकी मदद से छानबीन करना स्टार्ट कर देता है एंड कैफे का ऑपोजिट में उनको एक सस्पिशियस सा बर्न नजर आता है। बर्न क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि जो लोग खेती करते हैं ना, एक
होता है एक घर टाइप्स का जहाँ पर वो खेती का सामान भी रख सकते हैं, वो गाय भैंसों को भी रख सकते हैं। तो मतलब एक होता है ना खमार टाइप्स ऑफ, तो उसे हम बर्न बोलते हैं। तो उनको वो मिलता है, वो छानबीन करते हैं और उनको अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी साइंस नहीं मिलता। तो पुलिस चली जाती है। ओवरनाइट पुलिस नेबर्स को पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। 8 जून मॉर्निंग को पुलिस एक रिलीज करती है ये वाली न्यूज़ की एक टीनेज गर्ल मिसिंग है, बट वो नाम नहीं बताते हैं कि कौन मिसिंग है, बस ये रिलीज करते हैं कि एक गर्ल मिसिंग है। तो उसी सुबह पुलिस को एक मॉप्ड ग्लोब्स मिलता है उसी बर्न के अंदर से। लिसा के पेरेंट्स कंफर्म करते कि वो ग्लोब्स लिसा के ही है। ब्लूमबेरी एस्टेट का जो लैंडलॉर्ड थे वो ये ग्लोब्स पुलिस को देता है और पुलिस को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि जो फार्मर्स है वो सुबह बर्न में कुछ काम करने के लिए जाते हैं, तब उनको ये ग्लोब्स मिलता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात था क्योंकि पुलिस ने रात को ही बहुत अच्छे तरीके से बर्न को छानबीन किया था, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं मिला था। तो नेक्स्ट सुबह कैसे एक ग्लव्स मिल सकता है? तो पुलिस को बहुत ज़्यादा शक होता है और पुलिस इस कैफे के नियर पे जो केल्वी स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है वहाँ पर एक कॉमन सेंटर एस्टेब्लिश करता है और लिसा के और भी ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही 100 मीटर्स दूरी पे पुलिस को एक मोबाइल फोन केस, 2 ओल्ड रिसिप्ट्स, एक यूज्ड मेट्रो टिकट और एक स्मैश मोबाइल फोन स्क्रीन मिलता है, जो लिसा का पेरेंट्स आइडेंटिफाई करके बताता है कि हाँ ये लिसा का ही है। अब पुलिस को लिटरली डर लगने लगा। पुलिस को उसी जगह पर एक रास्ता भी दिखता है जो अगर आप लोकल नहीं हो तो आपको किसी भी तरीके से पता होना पॉसिबल ही नहीं है कि इस टाइप का एक रास्ता हो भी सकता है। मतलब वो हमारे लोकेलिटी में कुछ रास्ते होते हैं ना जो शॉर्टकट्स होते हैं, या फिर किसी का घर के अंदर से, पर खेती के अंदर से होता है। मतलब जो बस आपको ही पता होता है। अगर आपके शहर से कोई घूमने के लिए आता है आपके घर, तो उनके मतलब उनको जानना ये पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा कोई रास्ता हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही एक रास्ता पुलिस को मिलता है। पुलिस लिसा के फ्रेंड्स को, फैमिली को, कॉलीग्स को, सबको पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। 9 जून पुलिस को लिसा का ड्राइविंग लाइसेंस, हाउस कीज भी मिलती है। पुलिस का जो सर्च टीम होता है वो जितने भी मिनरल वेल्स थे उनको खाली कर रहे थे, बिल्डिंग्स में ढूंढ रहे थे, फार्म लैंड्स में ढूंढ रहे थे। लिसा को हर जगह ढूंढा जा रहा था। ऑन 10 जून पुलिस फाइनली लिसा का आइडेंटिटी रिलीज कर देती है कि हाँ जो टीनेज गर्ल मिसिंग है वो लिसा होम्स है, वो स्वीडन की रहने वाली है। और तभी स्वीडन से लगभग 1000 लोग आ जाते हैं पुलिस को हेल्प करने के लिए सर्च पार्टी में। और स्वीडन में ये सबसे बड़ा सर्च पार्टी अरेंज हो रहा था आज तक का। इस बार ये जो नए लोग आए थे सर्च पार्टी में, ये सब फिर से बर्न को और एक बार तलाश करने चाहते हैं। और इस बार ना लिसा का ईयर रिंग मिलता है नियर द एंट्रेंस। और इस बार बर्न के ऊपर ना पुलिस का जो शक था वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक एविडेंस बर्न में या फिर उसके आसपास के एरिया से मिल रहा था। तो पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी बुला लेती है और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसी टाइम उस बर्न के अंदर से ना कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स मिलते हैं जो दैट वाज ह्यूमन फीसिस बेसिकली। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि जब भी बहुत ज़्यादा डर या फिर एक इस टाइप का एक सिचुएशन आता है जब आपका एड्रेनलिन रश होने लगता है, तो बहुत एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है ये कि वो अपना फीसिस वो पास कर सकते हैं। तो पुलिस को बिल्कुल अब श्योर होने लगी थी पुलिस की ये एक एब्डक्शन का ही केस है, और उनको ये भी बिलीव हो रहा था, वो मान रहे थे कि ये जो ह्यूमन फीसिस मिला है ये ज़रूर वो एब्डक्टर का ही होगा। अब पुलिस कैफे की आसपास 5 किलोमीटर रेडियस तक का जो एरिया था उसको सर्च एरिया डिक्लेयर कर देती है। उसके अंदर जितने भी फर्म्स, हाउसेस, जो कुछ भी रेसिडेंसेस, जो कुछ भी आ रहा था सब कुछ सर्च एरिया में इंक्लूडेड था। ये सर्च एरिया में ना एक प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो गया था जिसका नाम था मोटो फार्म। अब ये मोटो फार्म कैफे से कुछ ही किलोमीटर दूरी में था। पुलिस जैसे इस मोटो फार्म को सर्च करने के लिए पहुंचे, तभी ना 2 आदमी कार लेकर अचानक से वहां पहुंच जाते हैं और बोलने लगता है कि आप तो ऑलरेडी यहाँ पर सर्च करके गए हो, आपको तो कुछ मिला भी नहीं है, आप फिर से आए हो, आप बार बार हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से वो बोलना स्टार्ट कर देती है। इससे वॉलंटियर्स को और भी ज्यादा शक होता है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। तो पुलिस आ भी जाते हैं और मोटो फार्म को अच्छी तरीके से सर्च भी करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस को वहां पर मिलता है लिसा का हेलमेट, जैकेट, ईयरफोन्स, जो ईयरफोन्स ये सब मिलते हैं जो कि बिल्कुल वो होते हैं ना जो ट्विग्स एंड जो फोलिएज होते हैं उसके नीचे ये छुपा के रखा गया था। पुलिस को वहाँ पर ही ना एक पुराना वुडन घर टाइप का छोटा सा मिलता है और पुलिस को देख के समझ में आ जाता है कि कोई रिसेंटली इस
हाउस नहीं होता है, मतलब एक छोटा सा घर था। ये पुलिस को समझ में आ जाता है कि कोई रिसेंटली यहाँ पर घुसा था, क्योंकि सामने जो बड़े बड़े घास फूस थे ना, वो रिसेंटली, आप समझ के देखो, अगर एक एरिया पूरा ही बुशी है एंड आप उसके ऊपर से चल के जाओगे तो क्या होगा। आप जिस जगह पर से चल के जाओगे उस जगह का ग्रास जो होगा वो और भी साइड के ग्रासेस से तो अलग ही होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर आपने पैर रखा है एंड उनको फ्लैट कर दिया है। तो पुलिस को समझ में आ जाता है कोई घुसा था, तो पुलिस भी उसके अंदर घुस जाती है एंड पुलिस जाके देखते हैं अंदर बहुत सारे बेंचेस है, बहुत सारे लॉकर्स है। एक ओल्ड चेंजिंग रूम टाइप का एक घर था। वहां पर जितने भी लॉकर्स थे ना, सारे लॉकर्स बंद थे सिवाय एक लॉकर का, और जो लॉकर खुला हुआ था उस लॉकर के अंदर बहुत सारे ओल्ड क्लोथ्स ना बिल्कुल ठूस ठूस के रखा गया था। अब पुलिस सारे लॉकर्स को खोल खोल के सर्च करता है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। बट वो जो लॉकर था ना जिसमें इस तरीके से कपड़ों को ठूस ठूस के रखा था, उस लॉकर में से पुलिस जब वहां से क्लोथ्स हटाते हैं ना, तो उनको लीसा दिखता है। लीसा और सांस नहीं ले रही थी। शी वॉज डेड। शी वॉज हाफ ड्रेस्ड, हैड ए रोप अराउंड हर नेक एंड उसके मुंह, माउथ एंड नोज के ऊपर डक टेप भी लगाया हुआ था। ऑन फ्राइडे 12 जून पुलिस एक 25 ईयर ओल्ड आदमी को, उसका भाई को और बीबी को अरेस्ट करता है। उस आदमी का नाम मैं भी बताने जा रही हूँ एंड एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए, क्योंकि स्वीडिश नाम है तो यू नो मैं लिख के लाई हूँ नाम को। नेरिजूस विलाविशियस, ठीक है, नेरिजूस विलाविशियस। हम नेरिजूस ही बोलेंगे, पूरा नाम नहीं बोलेंगे। तो इनको पुलिस अरेस्ट करती है। तो भाई मोटो फार्म में लेबरर्स का काम करता था, प्लस वो कैफे के पास में जो बर्न था वहां पर भी काम करता था। उनके घर से वही जो मैंने बताया ना, वो एक ग्रेवल रोड मिला था, उस रास्ते तक का एक डायरेक्ट कनेक्शन था उनका घर से। ऑब्वियसली दो भाई ने सब कुछ डिनाई कर दिया कि हमने तो कुछ नहीं किया है, और एक दूसरे का एलिबाई भी बन गए। क्योंकि इसी बर्न से इतना सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया था ना, तो पुलिस को बर्न के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगा, और अब जो सर्च था वो पूरा ही बर्न के ऊपर ही कंसंट्रेटेड हो गया। अब पुलिस बस बर्न को ही छानबीन करने लगे थे। तो बर्न को छानबीन करते टाइम पुलिस को देखा कि वहां पर सेवरल विंडोज है, जिनसे बिल्कुल कैफे डायरेक्टली दिखता है। मतलब कैफे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैफे के अंदर जो वेट्रेसेस है वो क्या कर रही है, मतलब बिल्कुल सब कुछ क्लियरली दिखता है। प्लस वो बर्न का जो विंडो है ना, इस विंडो में ना पुलिस को कुछ स्टेन्स मिलता है, जिससे पुलिस को लगता है कि मे बी यहाँ पर कोई बंदा था जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का कोई काम किया था। पुलिस विंडो स्टेन्स का डीएनए टेस्ट करवाता है और वो डीएनए सैंपल नेरिजूस के साथ मैच कर जाता है। अब कोवर्कर्स ना, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थिंग, अब कोवर्कर्स को याद आता है, वो कॉल कर पाते हैं कि हाँ एक बंदा था, वो शायद नेरिजूस था या फिर दो भाई था, बट कोई तो था जो उस बर्न का विंडो में खड़े खड़े उनको कैफे में स्टेयर करता रहता था। एज आई सेड, बर्न तो कोई छोटी जगह नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से एक ही दम से सर्च वर्च हो जाएगा। बहुत बड़ा सा था, वहां पर सेवरल रूम्स थे, एक ऑफिस था और एक मिल्किंग रूम भी था। अब पुलिस मिल्किंग रूम के अंदर जाते हैं। मिल्किंग रूम में पुलिस को एक पाइप दिखता है वॉल के ऊपर, और कुछ रस्सी का कुछ टुकड़ा वुकड़ा मिलता है। पुलिस उन चीजों का डीएनए टेस्ट करता है और ऑब्वियसली वो लीसा का डीएनए सैंपल के साथ मैच कर जाता है। अब पुलिस के पास बहुत सारे सबूत था और पुलिस धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस, शायद उस रात लीसा जब कैफे से बाहर आ रहा था और अपनी गाड़ी को स्टार्ट दे रही थी, तब नेरिजूस अपनी गाड़ी लेके वहां पर पहुंचता है और शायद लीजा को खींचते हुए वो बर्न के अंदर लेके आता है। वहां पर वो डक्ट टेप यूज करके लीजा को साइलेंट कर देती है ताकि किसी को उसका चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेरिजू सस्पेंडेड हर फ्रॉम ए पाइप इन द मिल्किंग रूम। इट्स सो डिस्टर्बिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग। आई डोंट नो कि इस बंदे का दिमाग में चल क्या रहा था, ठीक है। देन लीजा का ऑटोप्सी भी किया गया, बट वहां पर कोई वायलेशन का साइन नहीं था। थैंक लीजा का क्लोथ्स, ऑल ओवर हर क्लोथ्स एंड पूरा बर्न में हर जगह फ्लूइड मिला था, और फ्लूइड का सैंपल भी टेस्ट किया गया था जो नेरिजूस के साथ बिल्कुल मैच भी कर रहे थे। और वो सब देख के सिंपली यही समझ में आ रहा था कि ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का ही केस है। मे बी लीसा को देख के ही फेल्ट सो अराउज्ड, ही gratified himself while Lisa was taking her last breath. It's so disturbing and so disgusting. I don't know what was going on his mind. Like totally एक पागल बंदा। फिर वो लीसा को एक ट्रेलर में लेके
मोर्टॉफ फार्म में जाता है एंड उसे उस लॉकर के अंदर बंद कर देता है। इट वॉज अ सेंसलेस अटैक, टोटली सेंसलेस अटैक। थैंकफुली उसका जो भाई नेरेजुस का जो भाई था, जो उसका अलाबाई बना था, वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो बोलता है कि हाँ, लीसा जिस रात को डिसअपेयर हुआ था उस रात को नेरेजुस बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, वो घर पे भी नहीं था, और जब वो घर को लौटा रात को, तब वो घर में लौटने के साथ साथ उसने अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। तो अब सब कुछ पुलिस के पास था, सबूत भी था और एक शख्स भी था जो सब कुछ कॉन्फेस कर रहा था। तो आप लोगों को याद है, मैंने वो जो पहले बताया था कि लीसा होम का चैनल से एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसका नाम था 13। तो इस टाइम ना एक थियरी आने लग रहा था कि यूट्यूब ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि लीसा का डेथ कब होने वाला है, एंड इट वॉज अ प्री मेडिटेटेड क्राइम। टर्म को ध्यान से सुनना। एंड ये जो प्री मेडिटेटेड क्राइम होता है ना, इसका केस में जो बहुत 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 ज़्यादा रेयर होता है, ये तो बस मूवी वगैरह में ही होता है, तो बहुत ज़्यादा रेयर केस है। और इस केस में अगर कभी होता है तो जो सस्पेक्ट होता है, जिसने ऐसा मतलब जो सस्पेक्ट होता है उसका सज़ा, उसका क्राइम, बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। ठीक है, पुलिस को अभी पता चलता है छानबीन करने के बाद कि एक्चुअल में लीसा जिस दिन गायब हुई थी उसी दिन लीसा का चैनल का नेम एंड वीडियो का टाइटल दोनों ही चेंज कर दिया गया था। यानी कि ये कोई भी यूट्यूब डिटरमाइन कर दिया था, पर प्री मेडिटेटेड क्राइम का केस नहीं था। और नवंबर 2015 नेरीजूस को कोर्ट में पेश किया जाता है एंड नेरीजूस का कंप्यूटर सीज कर लिया जाता है। फिर पुलिस छानबीन करके बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग एंड डार्क उनको एडल्ट फिल्म कंटेंट मिलता है, यानी कि नेरीजूस इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते करते उसके अंदर इस टाइप का फैंटेसी आने लगा होगा कि हाँ, मुझे भी करना है, एंड दैट्स वाई ही abducted लीजा एंड डिड द सेम थिंग जो कि उसने उन मूवीज में शायद देखा था। एंड फिर उसको मे बी जो फील चाहिए था वो मिल गया, फिर आई डोंट नो। एंड देन ही जस्ट टुक लीजा एंड उनको, आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर दैट गर्ल। लाइक 17 साल की थी, मुझसे भी छोटी थी, मतलब कितना ब्राइट फ्यूचर उसके सामने था, मतलब ठीक है। तो एंड उसको मार दिया, मतलब कवर्ड में उस टाइप से रख दिया, लॉकर में रख दिया उसको। ऑन 17 नवंबर 2015 नेरीजूस को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बट ऑन 3 अगस्त 2022 जेल में उसी के जैसा ही और एक बंदा जो उम्र कैद का ही सजा काट रहा था, उसने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से उसका नेक पे स्टैप कर दिया, जिस वजह से नेरीजूस का मौत हो जाती है ऑन हिज वे टू द हॉस्पिटल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। नेरीजूस को कोई भी सजा दिया जाता, वो कभी भी लीसा के लिए या फिर लीसा का फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए एनफ जस्टिस नहीं होता। द अमाउंट ऑफ पेन, द अमाउंट ऑफ सफरिंग ही हैज कॉस्ट देम, जिस पेनफुल सिचुएशन से लीसा का फैमिली को गुजरना पड़ा है, उसका जस्टिस कभी नहीं हो सकता। नेरीजूस को जो भी सजा दिया जाए कभी भी वो एनफ नहीं हो सकता। इट वॉज रियली डिस्टर्बिंग, इट वॉज रियली डिस्टर्बिंग। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, नेरीजूस को कैसा सज़ा मिलना चाहिए था। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे मिडनाइट को ऐसे ही एक ट्रू स्टोरी के साथ।